बहू और दामाद का ससुराल में पहला दिन। अरे बिंदिया, ओ बिंदिया, अरे क्या कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। अरे माँ, क्यों सर पर चिल्ला रही हो? आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल से ही खांसी जुकाम हो रहा है और मेरे सर में दर्द भी हो रहा है। अरे बिटिया, अब चाहे तबीयत खराब हो चाहे ना हो, तुम्हें अपनी शादी की रस्में पूरी करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, सारी रस्में तो लड़कियों के लिए ही होती है, फिर चाहे उनकी तबीयत खराब हो चाहे ठीक हो, करना तो उन्हें ही है। ओहो बिंदिया, तू कितना बोलती है। चल जल्दी से तैयार हो जा। तबीयत खराब होने पर भी बिंदिया को प्रसन्न करने के लिए नहाना पड़ता है। वो अपनी हल्दी की रस्म के लिए तैयार होकर सबके पास पहुंचती है। देखते ही देखते सभी औरतें बिंदिया को हल्दी लगाने लगती है। अचानक से बिंदिया को एक जोरदार छींक आती है। लो जी लो, कर दिया पूरा शगुन बेकार। अरे बिंदिया, थोड़ी देर अपनी इस छींक को रोक कर नहीं बैठ सकती थी? यह अपशगुन करना जरूरी था क्या तुझे? हे भगवान मौसी, ये छींक कोई बताकर थोड़ी आती है, तो मैं इसे रोक कैसे लेती? और इसमें कौन सा अपशगुन वाला काम है? ये तो अचानक ही होता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी बिंदिया की सहेली रूपा उसके पास आती है और उसके कान में आकर कहती है, अरे कोई भी बीमारी हो, शादी से पहले ठीक कर लो। कहीं सुहागरात वाले दिन बीमारी के चलते एक कोने में पड़ी रही तो? धत, कुछ भी कहती है। देख लो माँ इस रूपा की बच्ची को। सभी लोग बिंदिया की बातों पर हंसने लगते हैं। देखते ही देखते शादी से पहले की सभी रस्में पूरी हो जाती है और शादी के एक दिन पहले रात को बिंदिया की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसे बुखार भी आ जाता है, जिसके चलते सावित्री उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। अरे डॉक्टर साहब, कल मेरी बिटिया की शादी है, इसे ऐसी दवाई दो जो रात ही रात में ठीक हो जाए। डॉक्टर बिंदिया को दवाई दे देता है, जिसके बाद बिंदिया दवाई लेकर वापस घर आ जाती है। रात को वो खाना खाने के बाद अपनी दवाई खाकर सो जाती है, लेकिन अगले दिन दवाई खाने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और शादी में भी वो बीमार हो जाती है। बड़ी मुश्किल से बिंदिया अपने अंदर सहन शक्ति पैदा करती है और किसी तरह अपनी शादी संपन्न करती है। शादी के बाद रवि उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। बिंदिया को गृह प्रवेश के समय अचानक से चक्कर आने लगते हैं, जिसके चलते रवि उसे गिरने से बचा लेता है। अरे, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ तुम कमरे में जाकर आराम कर लो। अरे भैया, ऐसे कैसे आप भाभी को अभी कमरे में भेज रहे हो? अभी तो कई रस्म करवानी बाकी है। हाँ हाँ बहू, अभी तो सैंटी बेलने की रस्म भी होगी और दूध में अंगूठी डुबोने की रस्म भी होगी। चल यहाँ पर आकर बैठ जाओ। हे भगवान, मुझे थोड़ी सी सहन शक्ति और दे दो। शादी तक तो मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन आगे की रस्मों में मैं खुद को कैसे संभाल लूंगी? बिंदिया की तबीयत पर कोई भी ध्यान नहीं देता। सभी को शादी के बाद की रस्में करने में ज्यादा दिलचस्पी होती है। एक के बाद एक सभी रस्में पूरी हो जाती है, जिसके बाद बिंदिया अपनी सुहाग रात के लिए अपने कमरे में पहुंच जाती। जैसे ही रवि कमरे में अंदर आता है, वो बिंदिया से कहता है, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? देखो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम अपनी सुहाग रात बाद में भी मना सकते हैं। ऐसा कहते ही रवि बिंदिया का माथा छूकर देखता है और उसे बहुत तेज बुखार होता है। ओहो, लगता है शादी के चक्कर में तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, इन दवाइयों से तुम्हें सुबह तक आराम मिल जाएगा। तुम आराम करो और सो जाओ। रवि बिंदिया को दवाई दे देता है और दोनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही निशा बिंदिया का दरवाजा खटखटाने लगती है। ओहो भाभी जी, आप तो अभी तक सो रही हो? अभी तो आपको कई सारी रस्में पूरी करनी है। पहली रस्म और फिर घर के बाकी काम भी तो देखने हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, सब लोग नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर निशा चली जाती है, जिसके बाद बिंदिया भी तैयार होकर सबके पास आ जाती है। बिंदिया को देखते ही कावेरी कहती है, अरे बहू, तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? लगता है रात को ठीक से सोई नहीं है। कावेरी की बातें सुनते ही पास में खड़ी सभी औरतें हंसने लगती है। अरे बहन, अब बस भी करो, क्यों टांग खींच रही हो बेचारी की? उसे इसकी पहली रसोई की रस्म तो करने दो। आज तो बेचारी को बहुत सारा इम्तिहान देना है। जा बहू,
जाकर सभी के लिए मीठा सा हलवा बना कर ले आ। बिंदिया रसोई में पहुंच जाती है, जहां पर वो घर के सभी सदस्यों के लिए हलवा बनाती है और साथ में आलू पनीर की सब्जी और पूरी भी बना लेती है। सभी लोग खाना खाकर और हलवा खाकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, खाना तो बहुत जबरदस्त बनाया है। चलो, तुम अपनी रसोई की पहली रस्म में तो सफल हो गई। अब घर के बाकी के कामों पर भी ध्यान दे लो। जा बेटी निशा, अपनी भाभी को जरा सारे काम तो बता दे। निशा बिंदिया को अपने साथ ले जाती है और घर के सभी काम बता देती है। बिंदिया बेचारी सुबह से शाम तक घर के सभी काम करती है और उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। और तबीयत खराब होने के बाद भी वो किसी को ऐसा महसूस होने नहीं देती है। 2 दिन बाद बिंदिया के माता पिता उसे रवि के साथ अपने घर पर खाना खाने का निमंत्रण देते हैं। अरे आओ, और दामाद जी से अपना घर ही समझो। हमने आपकी पसंद का सारा खाना बनाया है। शादी के 2 दिन बाद पग फेरे की रस्म होती है, जिसमें दामाद को घर पर आना होता है। अरे वाह सासू माँ, आपने तो बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है। सावित्री उसे प्यार से कुर्सी पर बिठाती है, अपने हाथों से उसे खाना परोसती है, जिसके बाद सावित्री अपने ही हाथों से रवि को खाना भी खिलाती है। ये लो दामाद जी, अच्छे से खा लो, ये सब आपके लिए ही तो बनाया है। अरे बस करो सासू माँ, आप तो खिला खिलाकर पेट ही फाड़ दोगी। सावित्री अपने दामाद को बहुत प्यार से प्रेम से खिलाती है। ये सब देखकर बिंदिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की की शादी के बाद उसे पहले दिन से ही सारी जिम्मेदारियां सिखाई जाती है और उसके ऊपर घर का सारा भार डाल दिया जाता है और सभी मुश्किल रस्में उसी से करवाई जाती है। ये पहली रसोई घर को संभालने की जिम्मेदारी दामाद को क्यों नहीं दी जाती? बिटिया, ये तो परंपरा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। एक औरत पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, जिसके चलते उसे शादी के पहले दिन से ही तैयार किया जाता है। बिंदिया और उसकी माँ की सारी बातें रवि सुन लेता है, जिसके बाद उसको एक चीज का एहसास होता है कि वो घर वापस लौटने के बाद अपनी माँ और अपनी बहन को अच्छे से समझाएगा। देखिए माँ, इस घर की जितनी जिम्मेदारी बिंदिया को समझनी चाहिए, उतनी ही हम सभी को भी समझनी चाहिए। हम सभी अगर मिल बांटकर एक ही जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे तो किसी पर भी भार नहीं पड़ेगा। तू सही कहता है बेटा। जो मेरी सास ने मेरे साथ किया, वही मैं अपनी बहू के साथ कर रही थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं और बिंदिया की ननद उसका घर के कामों में पूरा हाथ बटाएंगे। रवि के समझाने पर उसकी माँ कावेरी समझ जाती है। ये सुनकर बिंदिया भी बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से बिंदिया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई कुकर। सुलेखा अपने 2 बच्चे बबली और चीकू के साथ समयपुर नाम के गांव में एक कच्चे मकान में दिन काट रही थी। 2 साल पहले उसकी मांग की लाली छिन गई थी। ऐसे में सुलेखा ने जैसे जीने की आस ही खो दी हो, मगर एक माँ की जिम्मेदारियों ने उसे आंख मूंदने की इजाजत नहीं दी थी। सुबह का सूरज उगते ही वो झट से जाग जाती है। माँ, आप मेरे और बबली दीदी के लिए स्वेटर कब लाओगी? इस पतले बुशर्ट में स्कूल में बहुत ठंड लगती है। माँ, मास्टर जी ने मुझे भी स्वेटर पहनने को कहा है, वरना कल की तरह आज भी स्कूल से बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा। सुलेखा अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर शिक्षा के अभाव में उसे अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए ईंट की भट्टी में धकेल दिया था। जहाँ का मालिक रघुराम था, वो स्वभाव से बहुत ही सख्त था। वो गरीबों से बेहिसाब काम करवाता था और उनका आधा पैसा खुद ही खा जाता था। सुलेखा भी उन्हीं में से एक थी। बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं आज बाजार से तुम्हारे लिए स्वेटर खरीद लाऊंगी। बस आज का दिन काट लो। आज महीने का आखिरी दिन था। सुलेखा की आंखों में महीने भर का मेहनताना मिलने की आस बंधी थी। आओ आओ सुलेखा रानी, कहो तो तुम्हारे कदमों के आगे फूल बिछा दूं। माफ कर दो रघुराम भाई, जरा सी देरी हो गई, मगर आप चिंता मत करो, मैं अपने हिस्से की सभी ईंट बना लूंगी। सुलेखा अपनी जल्दी जल्दी ईंट बनाने में जुट जाती है। शाम ढलने पर रघुवीर सभी मजदूरों को पैसे बांट देता है। बच जाती है सिर्फ सुलेखा। भाई साहब, मुझे भी पैसे दे दीजिए। अरे जब मैं मजदूरी के पैसे दे रहा था तो सो रही थी क्या? अब मेरे जेब में एक ढेला भी नहीं है। तेरा हिसाब अब अगले हफ्ते होगा। ये सुनकर सुलेखा कहती है, मुझ मजबूर माँ पर ऐसा गजब मत ढाओ, अगले 1 हफ्ते कैसे कटेगा?
आज बनिए का लेखा नहीं दिया तो वो मुझे एक दाना नहीं देगा। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मरते हैं तो मर जाए। सुलेखा टूटे मन से घर की ओर बढ़ने लगती है। माँ, आप आ गई? मुझे और चीकू को बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ बना दो, फिर हम बाजार जाएंगे। चीकू, बबली, हम बाजार नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपनी गरीब माँ को माफ कर दो बच्चों। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश को भी पूरा करने में खरी नहीं उतर पाई। कोई बात नहीं माँ, हमें स्वेटर नहीं चाहिए माँ, सच्ची। हाँ माँ, क्योंकि हम तो फौलाद की औलाद है। इस तरह चीकू की चिकनी चुपड़ी बातें सुलेखा का ध्यान खींच लेती है। क्या बनाऊं? घर में सिर्फ ये छूछे चावल के दाने हैं। माँ, गीले चावल बना दो क्योंकि उसमें साग सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बर्तन तो टूट फूट चुके हैं, सिवाय किशोर के खरीदे इस कुकर को छोड़कर। सुलेखा जल्दी से चावल से भरा हुआ कुकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद वो बने हुए चावल अपने बच्चों को बराबर बांटकर परोस देती है। अरे वाह माँ, ये गीले चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। थोड़ा और चावल दे दो। हाँ माँ, मुझे भी आधी करछी चावल देना। ये सुनकर सुलेखा का चेहरा फीका पड़ जाता है और जैसे ही वो कुकर के भीतर झांकती है तो कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुकर का सारा चावल काच पोंछकर बच्चों की थाली में डाला था, फिर ये कुकर चावल से भरा कैसे? सुलेखा के ऐसा कहते ही एक सुनहरी किरण कुकर को घेर लेती है और कुकर सोने के सांचे में ढल जाता है। साथ ही कुकर के बाहरी छोर पर आंख कान मुंह छिटक पड़ता है। घबराओ मत, मैं एक जादुई कुकर हूँ। जादुई कुकर? क्या तुम हमारी गरीबी मिटाने आए हो? हाँ, मैं जादुई कुकर हूँ। मेरे अंदर खाने का खजाना है। तुम जिस खाने की फरमाइश करोगे मैं वो सारे पूरे कर दूंगा। क्या सचमुच? हाँ बिल्कुल बबली। क्या तुम मेरी खीर खाने की ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? बबली के इतना बोलते ही जादुई कुकर के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी इठलाने लगती है और कुकर से निकलती खीर की खुशबू पूरे घर में इठला पड़ती है। आगे बढ़ो बबली, खाओ और बताओ कि कैसी बनी है मुझ जादुई कुकर की खीर। दोनों बच्चे जादुई कुकर में बना खीर खाकर बहुत खुश होते हैं, जिसे देखकर सुलेखा कहती है, शुक्रिया जादुई कुकर, आज तुम्हारी बदौलत मेरे बच्चों को अच्छा खाने को मिला। मगर तुम तो बरसों से हमारे घर में हो, फिर मुझे पता कैसे नहीं चला कि तुम जादुई हो? क्योंकि आज से पहले मैंने अपना जादू कभी जाहिर ही नहीं किया, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ जादुई कुकर से अपने घर की गरीबी मिटाओ। जादुई कुकर के जरिए सुलेखा को गरीबी के गड्ढे से बाहर आने का रास्ता दिखाई पड़ जाता है। अगले ही दिन से उसने एक ढाबा खोल लिया था। आधा दिन बीत गया मगर अब तक हमारे ढाबे पर कोई नहीं आया। घबराओ मत सुलेखा, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। बस लोगों के मुंह एक बार मुझ जादुई कुकर के खाने का जायका लग गया तो उसके बाद उनके कदम भूले भटके भी यहीं आएंगे। कुछ ही देर बाद जोगिया नाम का एक इंसान उनके ढाबे पर आता है। अरे क्या मिलेगा तुम्हारे ढाबे में खाने को? कहिए, क्या खाना चाहेंगे बाबूजी? हमारे ढाबे पर आपको सब कुछ खाने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से कढ़ी चावल और एक तंदूरी नान और जो है भरवा भिंडी खिला दो। जी बाबूजी, बस अभी लाई। ढाबे पर बैठे ग्राहक के खाने का फरमान सुनकर जादुई कुकर सोने में चमक उठता है और उसके अंदर से एक एक करके सभी खाना बनकर बाहर निकलने लगता है। शुक्रिया जादुई कुकर, तुमने कितनी जल्दी ये सारा खाना बना दिया। अरे मैं जादुई कुकर खाने खजाने का जलता हुआ चिराग हूँ जो 2 मिनट में खुशियाँ देती है। हाँ, जैसे ही ग्राहक जादुई कुकर में बने सभी खाने का स्वाद चखता है तो खुशी से झूमते हुए कहता है, क्या बात है, सचमुच ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया है। दिल खुश हो गया। अब जो है हमारा ढाबे पे आना जाना लगा ही रहेगा। हर एक दिन के साथ सुलेखा के ढाबे पर आने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगती है। जो भी जादुई कुकर के खाने का जायका चखता है वो उस ढाबे का दीवाना हो जाता है। सुलेखा के दिन बदलने लगते हैं। देखो माँ, हमारा ढाबा लोगों में भरा हुआ है। सभी को हमारे ढाबे का खाना पसंद आ रहा है। हाँ बबली बिटिया, ये सारा कमाल जादुई कुकर का है, वरना हम ये अच्छे दिन कहाँ देख पाते।
अरे अब बातें बंद करो और काम चालू करो। जाओ अब जाकर ढाबे के ग्राहकों की थाली की घटी बढ़ी का मुआयना करके आओ। अरे जरा जल्दी से एक बड़ी थाली बिरयानी तो ले आओ। मेरी दाल मखनी भी लेते आना। जी अंकल, जादुई कुकर जल्दी से दाल मखनी बनाओ। नहीं, पहले बिरयानी। तुम बच्चे झगड़ा मत करो, बस मुझे 2 मिनट दे दो। रेल मत बनाओ वरना मैं फट जाऊंगा। ये सुनकर दोनों बच्चे हंस पड़ते हैं और अगले 2 मिनट में कुकर लाजवाब दाल मखनी से लबालब भर जाती है, जिसके बाद कुकर बबली को बिरयानी भी देती है। ऐसे ही ढाबा जादुई कुकर से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है और सुलेखा एक सुंदर बड़े घर की नींव रखती है, जहाँ सब कुछ नया सामान होता है, जिसे देखकर जादुई कुकर कुड़ते हुए कहता है, सुलेखा तुमने सब कुछ बदल दिया। अब तो तुम गरीब से अमीर हो चुकी हो। इस नए घर में सब कुछ नया नया है, चाहे बिछौना हो या खाना। अब कहीं तुम मुझे भी तो नहीं बदलने वाली? हाँ नहीं जादुई कुकर, तुमने जो मुझ गरीब की तकदीर बदल दी, मैं तुम्हें कभी नहीं बदलूंगी। तुम अंत तक हमारे बीच बने रहोगे। ये सुनकर जादुई कुकर खुशी से झूम उठता है और देखते ही देखते कुकर गाजर के हलवे से लबालब भर जाता है, जिसकी खुशबू पूरे घर में घुल मिल जाती है। और कुकर कहता है, हाँ चलो इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। और अंत में सुलेखा और उसके बच्चे जादुई कुकर में पके स्वादिष्ट गाजर का हलवा खाकर अपनी कामयाबी की खुशियां मनाते हैं। इसी के साथ जादुई कुकर की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। 5 आलसी ननद की एक कामकाजी भाभी। परिणीति रसोई में खड़ी खाना बना रही थी, तभी अचानक उसकी 5 ननद श्रुति, जिया, निकिता, निम्मी और अन्नू किचन में पधार पड़ती हैं। ओह माय गॉड, परिणीति भाभी, ये करछी चमचा चलाना छोड़िए और चलकर मेरी चोटी बना दीजिए। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। नहीं भाभी, पहले मेरी ड्रेस प्रेस कर दीजिए, आज मुझे पार्टी के लिए जाना है। देरी पार्टी गई तेल लेने। भाभी देखो ना, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा, जरा ढूंढ दो प्लीज। जिया, तुमने हॉल से उठकर रसोई में आने की तकलीफ कर ली, मगर एक रिमोट नहीं ढूंढ सकती? छोटी बच्ची हो क्या? मैं क्या रजनीकांत का बनाया रोबोट हूँ जो आंखों से स्कैन करके रिमोट छान मार लूंगी? अरे भाभी, आप हम 5 ननद की कामकाजी भाभी हो, चाहे काम रसोई की करछी चमचा चलाना हो या किसी को टिप टॉप बनाना हो, आप तो चुटकियों में कर देती हो। भाभी, आप इसकी मक्खनबाजी में मत आना, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। भाभी खाना बना रही हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम चारों किचन से कल्टी करो, वरना तुम चारों कामचोरों को मैं कच्चा चबा जाऊंगी। पहले होगी पेट पूजा, फिर काम दूजा। बाढ़ में गई तेरी भूख। भाभी, मेरा काम करेंगी पहले। नहीं, मेरा काम करेंगी। अपनी 5 कामचोर ननद को इस कदर नोक-झोंक करता देखकर परिणीति सिर पकड़कर फुसफुसाते हुए बोलती है, पता नहीं भगवान ने मुझे एक साथ 5 कामचोर निकम्मी निठल्ली ननद की भाभी बनाया ही क्यों। सुबह का सूरज निकलते देर नहीं होती कि मेरी नल्ली ननद नगाड़े बजाने लगती है। बस बंद करो झगड़ना, तुम्हारी खटपट से मेरे कानों से खून निकल रहा है। और बारी बारी से बताओ किसका क्या काम करना है। 5 आलसी ननद बेचारी अकेली भाभी पर काम थोप कर मटर गश्ती करने चली जाती हैं और परिणीति एक पांव पर नाचती हुई 5 का काम पूरा करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, जिसके साथ 5 के अंदर बसा आलस 4 मीनार की चढ़ाई चढ़ने लगता है। एक शाम किचन का काम निपटाने के बाद परिणीति गहरी सांस भरते हुए बोलती है, शुक्र है आज तो 5 बजे तक सारा काम चकाचक हो गया और रात के डिनर की तैयारी में अभी 2 घंटे हैं। इतनी देर कमर सीधी कर लेती हूँ। जैसे ही परिणीति अपने कमरे में जाकर बैठती है कि अचानक उसे श्रुति की चीख सुनाई देती है। आह भाभी! अरे ये तो श्रुति की आवाज है, ये चिल्ला क्यों रही है? बेचारी भाभी ननद के मोह में भागती हुई कमरे में आती है, जहाँ श्रुति मोमोज के चटखारे लगा रही होती है। भाभी प्लीज जरा जल्दी से मुझे पानी पास कर दीजिए, मिर्च के मारे मेरी जुबान जल रही है। परिणीति जल्दी से श्रुति को पानी दे देती है, जिसे पीकर श्रुति कहती है, थैंक यू भाभी। हो गया ना गला गीला? अब बताओ फटे ढोल की तरह क्यों चीख रही थी? पानी देने के लिए। क्या तुम इतनी कामचोर कैसे हो सकती हो यार? श्रुति, फटे स्पीकर की तरह चिल्ला सकती हो मगर अपना हाथ पांव चलाकर खुद पानी नहीं ले सकती थी। अरे पानी का जग कोई 7 समुंदर पार थोड़ी रखा था।
4 कदम चलना भी भारी पड़ रहा है क्या? ओ भाभी, जस्ट इतना हाइपर क्यों हो रही हो? और वो भाभी ही क्या जो ननद के नखरे ना उठाए? अपनी ननद की अतरंगी सोच सुनकर भाभी कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और पांचों ननद छोटे से छोटा काम भी अपनी कामकाजी भाभी से करवाती। एक रात पांचों ननद मेज पर बैठी कांटा चम्मच बजाते हुए बोलती हैं, भाभी जल्दी करो, हमें जोरों की भूख लगी है। बस पांचों के लिए पेट पहाड़ है। दिन भर मटर गश्ती मारती हैं, मौज तो इनकी है, पका पकाया खाकर थाली भी नहीं उकसाती। अगर मेरी इन भुक्कड़ ननद का बस चले तो मुझे ही खा जाएं। परिणीति जल्दी से खाना बनाकर मेज पर परोसती है। तभी पांचों ननद नाक चढ़ाकर बोलती हैं, ओह गॉड, भाभी ये क्या बेढंगा खाना बनाया है, हम ये घास फूस नहीं खाएंगे। क्यों, क्या खराबी है खाने में? इतनी मेहनत से खाना बनाया है भाभी ने, ये सारा का सारा। चल खाना खा। प्लीज माँ, ये बैंगन का भरता मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। क्यों गर्ल्स? हाँ भाभी, ये बैंगन का भरता हम नहीं खाएंगी। जाइए भाभी, जाकर अपनी पांचों ननद के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाइए। बिल्कुल नहीं, मैं अब कुछ नहीं बनाऊंगी। जो बना है वही खाओ, वरना भाड़ में जाओ। अपनी भाभी की मनाही सुनकर पांचों ननद चिकनी चुपड़ी चाल चलती हुई कहती हैं, भाभी आपके रहते आपकी पांचों ननद भूखी रहेंगी, आपको अच्छा लगेगा क्या? देख लेना, एक दिन जब आपकी पांचों ननद अपनी ससुराल चली जाएंगी तो आप हमारे गम में आंसू बहाती हुई पछताओगी कि काश आप हमें पास्ता खिला देती। हाँ, बंद करो तुम पांचों ये मक्खनबाजी, बना रही हूँ मैं पास्ता। ये सुनकर पांचों आलसी ननद एक जंग जीतने वाली मुस्कान देकर फुसफुसाती हैं, लकड़ी की काठी और भाभी हमारी काम काजी। दिन भर की थकी हारी परिणीति अपनी ननद के लिए पास्ता बनाती हुई कहती है, पता नहीं ये ननद इतनी नखरीली क्यों होती है, अपनी भाभी पर जरा भी तरस नहीं खाती। दिन भर गधों की तरह खटने के बाद भी रात को मीठी नींद नसीब नहीं होती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, मगर ननद का आलस कहाँ घटने वाला था। कामकाजी भाभी अपनी ननद की जी हुजूरी में जुटी रहती हैं। पानी सर से ऊपर उफन आया है। आलस में मेरी पांचों ननद निकम्मी बन गई है। एक दिन का भी टस से मस नहीं करती। इससे पहले कि इनकी कामचोरी के किस्से आसमान छुए, मुझे इन्हें जमीन पर लाना ही होगा। अगली सुबह, सुनो, तुम चारों ने भाभी को देखा क्या? पता नहीं भाभी कहाँ है, हम चारों कब से चाय का इंतजार कर रही हैं। चलो उनके कमरे में चलकर देखा जाए। इसके बाद पांचों ननद एक साथ परिणीति के कमरे में आती हैं। पधारो मेरी पांचों निकम्मी ननद। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें निकम्मी कहने की? क्यों, निकम्मी का कोई और नया नाम निकला है क्या? भाभी ये सब छोड़ो, हमें जोरों की भूख लगी है, चलकर हमारे लिए कुछ बना दो। क्यों, तुम पांचों के हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? आज से तुम पांचों अपना अपना काम खुद करोगी, क्योंकि मैं छुट्टी पर हूँ। ये सुनकर पांचों आलसी ननद एक दूसरे का मुंह ताकने लगती हैं। क्या हुआ, काम करने के नाम से तुम पांचों के हाथ पांव क्यों फूलने लगे? अब बताओ, होए ना तुम मेरी निकम्मी ननद? बिल्कुल भी नहीं, हम अपना काम खुद कर लेंगी। इतने के बाद पांचों ननद बाहर आती हैं और श्रुति उन्हें काम बांटती है। जिया, तुम जाकर कपड़े धो, निकिता और निम्मी तुम दोनों जाकर सफाई करो, और अन्नू तुम बर्तन मांज दो, और मैं बनाऊंगी खाना। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। इसके बाद पांचों कामचोर ननद काम करने लगती हैं, मगर कोई भी सफाई से अपना काम नहीं कर पाता। जिसके बाद पांचों आलसी कामचोर ननद एक दूसरे पर कुड़कुड़ाती हुई कहती हैं, ये कैसा कच्चा पक्का खाना बनाया है तुमने? रोटी जलकर खाक हो गई है और सब्जी में नमक ही नहीं है। और अन्नू, ये कैसे बर्तन मांजे हैं? जूठन अपनी थाली में ही लगा रखा है। अरे तो तुमने कौन सा फर्श चकाचक किया है? अरे जब तुम्हारे कामों में कमी हो सकती है तो हमारे कामों में क्यों नहीं? इस तरह पांचों कामचोर ननद एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं और अफसोस जताती हुई कहती हैं, पता नहीं भाभी अकेले ये सारा काम कैसे करती थी। यहाँ तो हम पांचों के लिए इतना कुछ करना भारी पड़ रहा है। चलो भाभी के पास चलते हैं। इसके बाद पांचों आलसी ननद अपनी भाभी के पास आती हैं। भाभी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। इतने सालों से आप हम पांचों ननद के नखरे झेल रही थी,
मगर हम पांचों की तो एक ही दिन में हालत पंचर हो गई। काश भाभी हम पांचों भी आपकी तरह कामकाजी होते, मगर आज से हम पांचों हर काम में आपका हाथ बटाएंगे। तो आखिरकार मेरी पांचों आलसी ननद को अपनी भाभी की कदर समझ आ ही गई। ये सुनकर पांचों ननद मुस्कुरा देती हैं और उस दिन के बाद से पांचों ननद अपनी भाभी के साथ मिलकर हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाया करती। नदी में भूत और चुड़ैलों का सुनहरा शहर। रात का समय होता है। शिव और कैलाश दोनों जंगल से गुजरते हुए अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। देख कैलाश, तू अच्छे से जानता है कि रात के समय गांव से धीरे धीरे लोग गायब होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तू इस रास्ते से जा रहा है। अरे शिव, तू भी ना, ये सब तो अफवाह है अफवाह। भला जंगल से कोई कैसे गायब हो सकता है? इस जंगल के अंधेरे को देखकर तो मेरा गला सूख गया है। अगर गला सूख गया है तो ये ले, पानी पी ले। अरे भाई, ये बोतल तो खाली है, इसमें तो एक बूंद पानी तक नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, कुछ दूरी पर एक नदी आती है, वहाँ से इस बोतल में पानी भर लेंगे। कुछ दूर चलने के बाद नदी आ जाती है। कैलाश और शिव दोनों नदी किनारे रुककर पानी पीने लगते हैं और बोतल में पानी भर लेते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, उन्हें अजीब सी आवाज आती है। ये आवाज कैसी थी? मैं नहीं जानता, चलो यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी नदी किनारे एक भूतिया नाव आकर रुकती है, जिसके अंदर से भूत और चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाते हैं। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? आज तो शिकार खुद चलकर हमारी नदी के पास आया है। इंतजार किस बात का है, चलो शिकार का शिकार करते हैं। भूत चुड़ैल, शिव भाग भाग, यहाँ से भाग भाग। वो दोनों भागने की कोशिश करते, लेकिन भूत और चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेते और उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर नदी के अंदर ले जाते हैं। धीरे धीरे रात खत्म हो जाती है और अगले दिन सवेरा हो जाता है। अरे मुखिया जी, कल रात से मेरा बेटा घर नहीं लौटा। मेरा बेटा कैलाश भी वापस नहीं लौटा है। मुखिया जी, इस प्रकार गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे गांव में एकाएक दिन कोई नहीं बचेगा। तुम लोगों को मुझे मेरा काम सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कंप्लेन लिखवा दी है, जल्द से जल्द लोगों को गायब करने वाला किडनैपर पकड़ा जाएगा। मुखिया के ये कहने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते। देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन शिव और कैलाश वापस घर नहीं लौटते। जिसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग अपने घरों में आराम से सो जाते हैं। आधी रात के समय फिर से नदी किनारे एक नाव आकर रुकती है, जिसके अंदर भूत और चुड़ैल होते हैं। कितना सन्नाटा है यहाँ, चलो आज गांव में जाकर कुछ तूफानी करते हैं। बहुत मजा आएगा इन लोगों को बंदी बनाकर ले जाने में। अरे यूं ही अपने कंधे दांत फाड़ती रहेगी या शिकार करने भी चलेगी। भूत और चुड़ैल गांव में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो गांव की चारों तरफ अकेले अकेले लोगों को देखते हैं। आज तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। कालिया, तू वहाँ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। माया, क्यों ना हम दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों अपने शिकार को दबोच लेंगे। माया और छाया दोनों एक साथ चली जाती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई अकेला इंसान नहीं दिखता। तभी छाया को साइकिल की आवाज आती है। मुझे एक साइकिल की आवाज आ रही है, लगता है इस रास्ते से कोई गुजरने वाला है। चल माया, छुप जाते हैं। वो दोनों छुप जाती हैं, जिसके बाद वहाँ से एक आदमी साइकिल चलाते हुए आ रहा होता है। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू कहने को जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, याहू। तभी उसके सामने माया आ जाती है। आजा मेरा शेरा, आज तुझे हम जंगली बनाते हैं। माया और छाया दोनों मिलकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, चुड़ैल। उस आदमी की आवाज सुनते ही भूत भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी उस आदमी को बंदी बनाकर अपने साथ नदी किनारे ले जाते हैं और नाव में बैठाकर उसे नदी के अंदर ले जाते हैं। नदी के अंदर एक बहुत प्यारा और सुंदर सुनहरा शहर था, जहाँ पर भूतों का वास था। वहाँ का चांडाल इंसानों को बंदी बनाकर उनसे सुनहरे शहर को बनवा रहा था।
आका, मैं आपके लिए एक और बंदी बनाकर लाया हूँ। जाओ और ले जाओ इसे और लगा दो काम पर। छाया उस आदमी को सुनहरे शहर के बगीचे में ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हें यहाँ पर सोने के सुनहरे फूल लगाने हैं और यही तुम्हारा काम है। वो आदमी डर के मारे सोने के सुनहरे फूल लगाने लगता है। सुनहरे शहर में इंसान बंदी बनकर सुनहरे शहर को बना रहा होता है। कोई सोने की चक्की से आटा पीस रहा होता है तो कोई सोने के सुनहरे शहरों की सड़कों पर झाड़ू लगा रहा होता है। सभी इंसान वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और सभी भूत और चुड़ैल वहाँ अपनी मौज मस्ती में लगे होते हैं। तभी वहाँ पर एक हसीना नाम की चुड़ैल एक इंसानी औरत से कहती है, तुम बहुत मोटी और भद्दी लग रही हो। लगता है इंसानों की दुनिया में तुमने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। ये लो, ये मेरे कपड़े, इन्हें अच्छे से धोना। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से। आखिर तुम लोगों ने हमको यहाँ कैद क्यों कर रखा है? क्योंकि हमें अपना सोने से सुनहरा शहर बनवाना है और इसमें केवल तुम लोग ही हमारी मदद कर सकते हो। ऐसा कहकर हसीना वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ सुनहरे शहर के अंदर चांडाल के लिए इंसान मजदूरी करके उनका एक किला भी बना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया में सवेरा हो जाता है और एक नुपुर नाम का लड़का भागते हुए गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, मैंने देखा था उन्हें। रात के समय वे रात के समय आते हैं और गांव के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। अरे भाई, तो ये किसकी बात कर रहा है? मैं भूत और चुड़ैल की बात कर रहा हूँ। रात के समय भूत और चुड़ैल गांव में आकर लोगों को गायब करके ले जाते हैं। गांव के सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वो सभी नुपुर को मुखिया के पास ले जाते हैं और नुपुर मुखिया को सारी सच्चाई बताता है। अगर ऐसी बात है तो हमें अब तांत्रिक बाबा को बुलाना ही होगा। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। रात के समय तांत्रिक बाबा गांव में आ जाते हैं। तो बताओ बालक, वो भूत और चुड़ैल उस आदमी को कहाँ लेकर गए थे? नुपुर तांत्रिक बाबा को जंगल की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ भूत और चुड़ैल के साथ साथ इंसानों के पैर के छापे भी होते हैं, जो जंगल से होकर नदी पर आकर खत्म हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये पैरों के निशान तो यहीं पर आकर खत्म हो गए हैं। हो ना हो इस नदी में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस नदी के अंदर जाना होगा। लेकिन बाबा, अगर उन भूत और चुड़ैलों ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया तो? वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इतना कहकर तांत्रिक नदी में डुबकी मार देता है और नदी के सहारे वो भूत और चुड़ैल के सुनहरे शहर में पहुंच जाता है। ये क्या, यहाँ तो सुनहरा शहर है। कुछ भूत और चुड़ैल उसे चांडाल के पास ले जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक चांडाल से कहता है, देख चांडाल, तू हमारी दुनिया के इंसानों को कैद करके अपनी दुनिया में नहीं ला सकता। अगर तू ऐसा करेगा तो मजबूरन मुझे तेरे भूत और चुड़ैलों को भी कैद करके अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। मेरी दुनिया में आकर तू मुझे धमकी दे रहा है। मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। ये सुनते ही तांत्रिक को गुस्सा आता है और वो एक शीशे की बोतल निकालता है और मंत्र पढ़ने लगता है। शिष्टम न दृष्टम अभिशाल भेदनम न शिष्टम न दृश्यम वायुमंडलम भेदनम। मंत्र खत्म होते ही भूत और चुड़ैल उस शीशे की बोतल में कैद हो जाते हैं। क्यों चांडाल, अब तुझे मेरी बात का यकीन हुआ? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं इन सभी इंसानों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरी दुनिया की भूत और चुड़ैलों को कैद नहीं करोगे। तांत्रिक और चांडाल के बीच सौदा पक्का हो जाता है, जिसके बाद तांत्रिक के कहने पर चांडाल सभी इंसानों को उनकी दुनिया में वापस भेज देता है। उस दिन के बाद से इंसान अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगते हैं। गरीब बांझ की जादुई झोपड़ी। अरे ये क्या, अभी तक घर का काम ही नहीं हुआ है। आखिर ये बहू कर क्या रही है सुबह से? राजवती जोर जोर से अपनी बहू को बुलाने लगती है। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? अरे तुझे घर के अंदर कोई काम दिखाई नहीं देता क्या? मैं तो थक गई हूँ इसे रोज रोज समझाते। अपनी सास की आवाज सुनते ही निहारिका अपने सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं घर में आराम कर रही थी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने दवाई खा ली है, अब मैं घर के सारे काम करूंगी।
काम चोर कहीं की, जब देखो काम चोरी करने के लिए बहाने बनाती रहती है। एक तो बांझ है, ऊपर से मेरे सर पर बोझ बनकर इस घर में बैठी है। माँ जी, आप हमेशा मुझे बांझ होने का ताना क्यों देती रहती हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? देखो तो सही कितनी चौड़ी होकर बोल रही है, जैसे मुझे 5 पोते पैदा करके दे दिए हों। अगर मुझसे जुबान चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर राजवती वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी निहारिका तबीयत खराब होने के बाद भी घर के सारे काम करने लगती है। सारे काम खत्म करने के बाद वो अपनी दवाई खाकर फिर से आराम करने चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम के बाद निहारिका की देवरानी सुरभि अपने मायके से वापस आ जाती है। उसके 2 बेटे थे, जिसे देखते ही राजवती के चेहरे पर रौनक आ जाती है। अरे बहू, तू अपने मायके से वापस आ गई? चलो अच्छी बात है। वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा था मेरे पोतों के बिना। यही हाल आपके पोतों ने भी मचा रखा था वहाँ। इन्होंने मुझे रुकने ही नहीं दिया, बार बार कहते हैं कि हमें हमारी दादी के पास ले चलो। सुरभि के दोनों बेटे राजवती को देखते ही खुश हो जाते हैं। राजवती उन दोनों के साथ खेलने लगती है, जिसके बाद सुरभि अपनी जेठानी निहारिका के कमरे में जाती है। ओहो, यहाँ आराम कर रही हो? मैं अभी अभी अपने मायके से वापस आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। लेकिन सुरभि, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, फिर ये वाली बात आप सीधा माँ जी से ही कह देना। अपनी सास का नाम सुनते ही सुरभि चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, जिसके चलते अचानक से उसका ध्यान कहीं और चला जाता है और पतीले में से दूध बाहर निकल जाता है। तभी ये सब राजवती देख लेती है और सुरभि के बाल पकड़ लेती है। अरे बांझ कहीं की, जब देखो अपशगुन वाले काम करती रहती है। अभी के अभी इस घर से निकल जा, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। अरे आज तो माँ जी आपने बहुत अच्छा कहा। वैसे भी इस बेचारी का बोझ उठाएगा भी कौन? इसे तो घर से निकाल ही देना चाहिए। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। तू इस घर से जाएगी तभी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा पाऊंगी। राजवती निहारिका का हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी निहारिका रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। निहारिका बारिश में पूरी तरह भीग जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी निहारिका को कुछ याद आता है। अरे याद आया, मेरी दादी की झोपड़ी अभी भी वहीं होगी। निहारिका ऐसा सोचते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है, जहाँ उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई पड़ती है। उस झोपड़ी के पास एक घायल हिरन भी पड़ा होता है। हे भगवान, पता नहीं किसने इस मासूम को चोट पहुंचाई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। निहारिका जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती है और अपनी साड़ी फाड़कर हिरन की मरहम पट्टी कर लेती है। देखते ही देखते वो हिरन अचानक से एक हरी भरी परी में बदल जाता है। मैं इस जंगल की हरी भरी परी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऊपर से मेरी सास ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया। मैं आपसे क्या मांगू? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें रोने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही परी अपना कमाल दिखाती है और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी को जादुई सुनहरी झोपड़ी में बदल देती है। चिंता मत करो, तुम माँ जरूर बनोगी। ये मेरा तुमसे वादा है। इतना कहते ही जादुई परी की छड़ी से एक रोशनी निकलकर सीधा निहारिका के पेट पर जाती है, जिसके बाद परी वहां से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद निहारिका का पति सुमित उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद निहारिका अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में सुमित को बताती है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और परी ने तुम्हारी मदद की। लेकिन अब मैं तुम्हें वापस अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा। हम दोनों यहीं रहेंगे। सुमित भी निहारिका के साथ उस जादुई सुनहरे घर में रहने लगता है। एक दिन निहारिका अपने मन ही मन सोचती है, पता नहीं मेरे जैसी कितनी और औरतें इस तरह परेशान होंगी। मुझे उनकी मदद करने के लिए एक आश्रम खोलना चाहिए। ए जादुई घर, मुझे इतना पैसा दो जिससे मैं एक आश्रम खोल सकूं। निहारिका के इतना कहते ही उसके सामने कई सारे सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों पति पत्नी मिलकर बेसहारा और गरीब औरतों के लिए आश्रम खोलते हैं। एक दिन खाना खाते समय अचानक से निहारिका का मन मचलने लगता है और वो घर के बाहर आकर उल्टियां कर देती है। निहारिका, निहारिका, तुम ठीक तो हो ना? मुबारक हो आपको, आप पिताजी बनने वाले हो। परी ने हमारी सभी परेशानियों को दूर कर दिया। ये सुनकर सुमित बहुत खुश होता है।
उस दिन के बाद से वो दोनों कुछ जादुई सुनहरे घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद निहारिका एक बेटे को जन्म देती है। हमें अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। ए जादुई घर, हमें पैसे दे दो। निहारिका के इतना कहते ही उनके सामने खूब सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद निहारिका और सुमित दोनों अपने बच्चे की देखरेख अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। एक दिन सुमित निहारिका से कहता है, मैं अब और इस जादुई घर के भरोसे नहीं रहना चाहता, मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए। क्यों ना मैं एक सुनार की दुकान खोल लूं? जादुई घर, क्या तुम मुझे ढेर सारे सोने के गहने दे सकते हो? सुमित के इतना कहते ही उसके सामने सोने के गहनों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं अपनी खुद की एक सुनार की दुकान खोलूंगा। सुमित उन सोने के गहनों से अपनी सुनार की दुकान खोल लेता है। देखते ही देखते उसकी सुनार की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। कुछ ही समय में उनकी सारी परिस्थितियां ठीक होने लगती हैं। एक दिन सुमित और निहारिका अपने बेटे राजू को मंदिर लेकर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों पूजा खत्म करके मंदिर के बाहर खड़े सभी गरीबों को दान करते हैं। उन भिखारी की लाइन में सुमित का पूरा परिवार भी खड़ा होता है। अरे ये क्या, ये तो विक्रम है और माँ भी है। सुमित उनके पास जाता है और उनसे कहता है, तुम लोगों ने ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ चला गया था बेटा तू हमें छोड़कर? तेरे जाने के बाद विक्रम को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। देखते देखते हमारा घर भी नीलाम हो गया और हम लोग सड़क पर आ गए। हमने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिला। आप सभी ने मिलकर मेरी पत्नी निहारिका को घर से निकाल दिया था। आपको क्या लगा कि आपके चलते मैं किसी और से शादी कर लूंगा? मैं निहारिका से प्यार करता हूँ और उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ये देखो माँ, आप निहारिका को, आप हमेशा इसे बांझ कहा करती थी ना, ये हमारा बेटा राजू है, मेरी पत्नी बांझ नहीं है माँ। राजवती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू निहारिका से माफी मांगती है, जिसके बाद निहारिका सभी को माफ कर देती है और अपने साथ उन्हें अपने जादू सुनहरे घर में ले जाती है। उस दिन के बाद से सभी एक साथ खुशी खुशी जादुई सुनहरे घर में रहने लगते हैं।